तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारतीयों ने अंग्रेजों को कौपा, तो अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया और इस अगस्त प्रस्ताव के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। यानी पहली बार अंग्रेज ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव से स्वीकार किया। परंतु इसमें अंग्रेजों ने एक बात बताया कि संविधान सभा में अधिकांश भारतीय सदस्य होंगे और अंग्रेज दूसरे भी आप लोग देखे जब गतिरोध काफी अधिक, तो 42 ईस्वी में आप सभी को याद है क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, केवल भारतीय सदस्य उसमें होंगे, इसमें बाहरी कोई नहीं होगा, आप लोग जैसा चाहिए कानून बना लीजिए, आपको आजादी भी देंगे। क्रिप्स मिशन बहुत जब लंबे चौड़े अच्छे वादे किए, लेकिन क्रिप्स मिशन ने एक ही मेन बात बताया और वह बात बताया कब करेंगे? जब द्वितीय विश्व युद्ध में आप मेरा के बाद हम ऐसा करेंगे। इसीलिए गांधी जी इसको कंगाल बैंक का चेक बोले, ये भी हम लोग नहीं माने। और तब आप सभी को याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हो गया, इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ और प्रधानमंत्री जो जिद्दी चर्चिल था, वो चर्चिल चुनाव हार गया और क्लीमेंट एटली ये चुनाव जीत और एटली मालूम है मिशन करने पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। सिस्टम चल रहा था, एक सिस्टम ऐसे चल रहे थे जिसमें हम लोग देखे थे एक कुछ राजे प्रजभारित कहा गया और एक ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना गया। और दोनों चीज में हम लोग देखे कि दोनों जगह से संविधान सभा के मेंबर चुनना निर्धारित हो गया। लगभग 39 करोड़ की पर एक एक मेंबर संविधान सभा का निर्धारित किया गया। और इसी में हम लोग देखे थे कि जिसमें उल्टा लिख दिए, प्रांत से आप सीटें और ये 389 सीटों पर चुनाव होना निर्धारित हुआ। मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी तैयार हो गए और सभी मिलकर के, हम लोग को याद है कि चुनाव कब हुआ, तो आपको याद है जुलाई 1946 में चुनाव इसका हो गया। ये प्रांत वाले में ही चुनाव होना था, देसी रियासत में राजा को एक एक मनोनीत करके केवल भेज देना था। इसमें मनोनीत थे, ये इलेक्टेड थे। और जुलाई 1946 में जब चुनाव हुआ तो पिछले क्लास में हम लोग देखे कि चुनाव का रिजल्ट बड़ा आश्चर्यजनक रहा। 208 और 73 एक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे और 15 निर्दलीय भी हम इसमें 15 अन्य देखे थे। ये मुस्लिम लीग थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट जीत करके आया, मुस्लिम लीग को केवल 73 सीट आए, जिसमें 8 निर्दलीय थे। ये मिला करके महिला आए तो 15 महिला जीत करके आई थी, जिसमें सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी। और यहां तक पिछला क्लास में हो चुका था। संविधान सभा से सब लोग चुन करके आए। अब तो सबसे मेन मुद्दा हुआ कि जो चुन के आए संविधान सभा के मेंबर, इनकी बैठक की जाए। दो तरह की बातें यहां आपको मिलते जाएंगे, एक बैठक की बात होगी और एक अधिवेशन की बात होगी। संविधान सभा में आपको पहले भी बताए हैं कि लगभग 105 बैठक हुए हैं और संविधान सभा में आपको बताए हैं कि कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। बैठक और अधिवेशन में अंतर है। पहले से फिक्स मुद्दे पर एक निष्कर्ष के लिए किए गए बैठक को ही अधिवेशन कहते हैं, जो किसी सत्र के प्रारंभ या सत्रावसान पर ही होता है। लेकिन बैठक का मतलब एक पहले से मुद्दा नहीं भी है, कम भी व्यक्ति आए हैं तो यह बैठक हो सकता है। इसमें केवल चर्चा होगा, इसमें निष्कर्ष तक पहुंचे जाएंगे। और संविधान के निर्माण की प्रक्रियाएं चुनने के बाद ही शुरू होते हैं। और ये संविधान सभा जब बन गया तो संविधान के निर्माण की व्यवस्था अब शुरू हो गया।
और संविधान के निर्माण की जब व्यवस्था प्रारंभ हो गए तो इसमें सबसे पहला तो काम था संविधान सभा की बैठक करना। यहीं से प्रारंभ हो गया संविधान का निर्माण कि लोग बैठिए, चर्चा कीजिए और क्लियर कीजिए। और संविधान सभा का पहला बैठक, अंतिम बैठक, ये दोनों आपसे पूछा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि जितने के बाद संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ, वो पहला बैठक सभी लोग को मालूम है 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा का पहला बैठक है और 9 दिसंबर से ही संविधान बनने की क्रिया प्रारंभ हो गई। और 9 दिसंबर 1946 को जितने लोग यहां पर थे, 389 का जो संख्या था, जिसमें चुन करके आने थे 296 और देसी रियासत से आने थे 93। इसमें 296 में 208 कांग्रेस से जीते, 73 मुस्लिम लीग से जीते और 15 अन्य से जीते। इस सभी को इस पहला बैठक में बुलाया गया कि प्रथम बैठक में सबको ही भाग लीजिए। लेकिन मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर दिया कि हम इस बैठक में नहीं जाएंगे, हमारे कोई भी जीते हुए लोग नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं रही, मुस्लिम लीग के भी जीते हुए कुछ व्यक्ति जो एकदम थे वो पहुंचे, लेकिन अधिकांश मुस्लिम लीग के व्यक्ति नहीं पहुंचे। मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया तो वही इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि तो ऐसी बारात हो गई जिसमें दुल्हन ही रुस गई है, दुल्हन ही नहीं गई है। और सोचिए, बिना दुल्हन की बारात, कभी कभी पूछता है कि पहले बैठक के मुस्लिम लीग के बहिष्कार पर बिना दुल्हन की बारात किसने कहा, तो ये चर्चिल ने कहा। अब इंपॉर्टेंट हम लोग सुने, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के साथ साथ जो राजा थे, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम रिप्रेजेंटेटिव भेजे या नहीं भेजे, तो किसको भेजे, किस लिए भेजे, और ये संविधान पता नहीं क्या बना देगा, हमें रहने देगा या हमें समाप्त कर देगा। डर तो ये भी लग रहा था क्योंकि ये संविधान सभा की बात चल रही थी। तो कई राजा भी आपस में मीटिंग किए कि ऐसा ना हो कि हम आदमी भेजें और दस्तखत करवाए और हमारा ही अस्तित्व समाप्त कर दे। इसीलिए कई राजा ने भी इस बैठक में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे। और बिल्कुल साफ है, 93 राजा हैं, इसमें अधिकांश नहीं भेजे। 73 मुस्लिम लीग के हैं, इसमें भी अधिकांश नहीं भेजे। इसीलिए 389 में केवल और केवल 207 लोग उपस्थित हुए। कभी कभी आपसे पूछता है कि पहला बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए, तो पहला बैठक में केवल 207 उपस्थित हुए। 15 महिला जीतकर आई थी, जिसमें केवल 9 महिला यहां शामिल हुई। 6 महिला जीतने के बाद भी यहां नहीं आई। ये डाटा इतना कम क्यों रहा, रीजन आप समझ गए, क्योंकि आप खुद देख लिए कि 389 में मुस्लिम लीग 73 नहीं आया। एक घटा भी हम देंगे तो 316 को आना चाहिए था, आपके मन में ही लग रहा हो। लेकिन फिर राजा महाराजा जो थे, जो हम लोग 93 की संख्या में था, अगर इसको घटा देंगे तो ये आपका पहुंच गया 223। राजा महाराजा भी पहुंच गए, दोनों घटा दिए तो 223 पे आ गए। कई जीते हुए भी जो थे वो भी नहीं पहुंचे कि पता नहीं वहां क्या है, पहली बैठक है, अगला से जाएंगे। तो राजा महाराजा पूरे विरोध नहीं किए, कई राजा के रिप्रेजेंटेटिव आए। कई जीते हुए लोग कांग्रेस वाले भी नहीं पहुंचे और इसीलिए प्रथम बैठक में उपस्थित केवल और केवल 207 सदस्य हुए। अब किसी भी बैठक में तुम सभी लोग जानते हो, कोई बैठक शुरू होगी तो हम लोग को एक अध्यक्ष चाहिए जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसीलिए 207 में अब किनको अध्यक्ष बनाया जाए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो सभी ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग के सबसे वरीय व्यक्ति कौन जीत के आए हैं, वरीय मीन सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन हैं, हम उन्हीं को वेटेज दे दें। अब कम उम्र वाले को देंगे तो हल्ला करेगा, चुनाव वगैरह में भी दिक्कत होगी। तो ऐसा करते हैं कि पहली बैठक हम लोग की है, हम लोग एक अल्टरनेट में फिर बैठ जाएंगे। आज सदस्य भी कम आए हैं और आज की बैठक का केवल एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं और अगले बैठक में हम लोग एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लेंगे और जब बैठक करेंगे तो वही अध्यक्ष हमारी अध्यक्षता करेंगे। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोग उपाध्यक्ष चुन लेंगे, वो उपाध्यक्ष हमारी अध्यक्षता करेंगे। और इसीलिए 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी का मतलब सिर्फ इस बैठक के लिए है, आगे के लिए नहीं है, और इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया। और सब कभी कभी पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुने, तो वहां पर बात ध्यान रखना कि सबसे उम्र में वे अधिक थे और उम्र को देखते हुए सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हम 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा के बैठक में चुन लिए। और इसमें हम लोग देख लिए पहली बैठक के बारे में, ये तो सब लोग का क्लियर हो गया कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक का मुस्लिम लीग, कई राजा जो रजवाड़ा थे, वो सभी ने बहिष्कार किए। इस पहला बैठक में 207 जो संविधान सभा के जीते हुए सदस्य थे वे उपस्थित हुए
इसमें 9 महिलाएं हैं। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे वरीय, सबसे अधिक उम्र के एक व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में अब आपको कहें कि बताएं जीतने वाले जो मेंबर थे, ये सभी मेंबर को आप देख पा रहे हैं, ये जीतने वाले मेंबर कितने ज्यादा संख्या में हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं 296 का इलेक्शन है और इसी 296 के इलेक्शन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बता दीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चुनाव हुआ है जुलाई 1946 में, कहां से चुनाव लड़े हैं? जल्दी पहले ये बता दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में एक मेंबर बनने के लिए कहां से चुनाव लड़े हैं? जल्दी देखिए, आप लोग कितना अच्छा आंसर करते हो, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। वे जीत जो है चुनाव लड़े बंगाल से। जल्दी बता दीजिए, चुनाव जीत गए या हार गए? जल्दी ये बता दीजिए। बंगाल से चुनाव लड़े और बंगाल से चुनाव में वे जीत, बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो भीमराव अंबेडकर अगस्त 1947 को ये बांग्लादेश में चला गया और इसीलिए बांग्लादेश में जाने के कारण इनकी सदस्यता 1947 को पाकिस्तान और कहा जाएगा कि आप लोग पूरा कंप्लीट 15 अगस्त 1947 को बांग्लादेश में सीट चले जाने के कारण यह काम खत्म हो गया था और तब फिर दोबारा ये चुनाव लड़े एक व्यक्ति को हटाया गया, स्पेशली इनको चुनाव और जब जीत के आए तब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसीलिए पूछा जाता है कि जब वो संविधान निर्माता थे तो उस समय आंसर बॉम्बे हो जाएगा, बंगाल में 0। ये बंगाल में लड़े जुलाई 1946, लेकिन वो बंगाल बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चले जाने के कारण सदस्यता समाप्त होगी। बॉम्बे से लड़े हैं और तब वहां के बाद फिर आगे लीड किए। तो चलिए अभी तो डिटेल हम करेंगे, पहले आपको इधर हम लोग चले पहली बैठक के जो भी प्रश्न थे। 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। बैठक में कम लोग भाग लिए तो बैठक में कम ही चर्चा होते हुए समाप्त हो। सभी ने तय किया कि हम लोग दूसरे दिन फिर मिलते हैं, अब तो हम ही लोग को सब करना है। और दूसरे दिन का मतलब 9 को बैठक हुई, 10 गैप हो गया और 11 दिसंबर 1946 को सभी लोग को एकदम ध्यान देना है, एक एक चीज बात सुने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक तय की गई और दूसरी बैठक में एक पहले निर्णय लिया गया कि अब तो हम लोग को हर बार बैठना है, तो क्या जरूरत है हमारे अध्यक्ष कौन बनेंगे कि बार बार हम बैठक में चुने। हम लोग एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। जब बैठक हम लोग की होगी तो इन्हीं के अध्यक्षता में होगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के 2 काम थे। संविधान सभा का एक काम था संविधान का निर्माण करना और एक काम संसदीय तो अगर संसदीय रूप में संविधान सभा की बैठक, उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू नहीं रहेंगे, वहां पे अध्यक्ष जेबी मावलंकर होंगे। यहां पे मावलंकर अध्यक्ष होते थे, मतलब यही संविधान सभा के बैठे हुए व्यक्ति नियम पास करने के लिए अगर संसदीय रूप से बैठक करेंगे तो अध्यक्षता जेबी मावलंकर करेंगे। लेकिन यही संविधान सभा की बैठक अगर संविधान निर्माण संबंधी होंगे तो इसकी बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष हमारे चुने गए और ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठक में अध्यक्ष तो हो गए। फिर लोगों ने सवाल किया कि अगर कभी राजेंद्र बाबू नहीं रहेंगे तो फिर क्या हम लोग बैठ के अध्यक्ष चुनेंगे? लगे हाथ, हम लोग अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुन दीजिए। फिर लोग कहा कि अगर ये भी गायब रहेंगे तब, तो कहे कि 2 उपाध्यक्ष चुन दीजिए। अब इतना किंतु परंतु तो नहीं होगा, बैठक में ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होंगे, ये भी नहीं रहेंगे तो फलाना बाबू हो जाएगा। और इसीलिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और संविधान सभा के 2 अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। क्या आप जानते हो अस्थायी उपाध्यक्ष का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। एक व्यक्ति हम हिंट्स दे दें, एच.सी. मुखर्जी। एक व्यक्ति अस्थायी उपाध्यक्ष बने, एच.सी. मुखर्जी। क्या आप लोग दूसरे का नाम बता सकते हो? जल्दी बताओ। एक अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी है, दूसरा नंबर जल्दी से बता दीजिए कौन से है? नहीं, दूसरे अस्थायी उपाध्यक्ष हैं कृष्णाचारी। एच.सी. मुखर्जी और कृष्णाचारी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर सभी लोग बैठक में तय किए कि एक व्यक्ति आईएएस है उस समय का, संविधान सभा का मेंबर नहीं है,
तो लोगों ने कहा कि वो विद्वान व्यक्ति को हम लोग संविधान सभा का सलाहकार चुन लेते हैं। अगर ये व्यक्ति सलाहकार हो जाएंगे तो उनके पास गजब की आइडिया है, विश्व के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, विश्व के कई देश की विशेषताओं को बता सकते हैं, और द्वितीय बैठक में ही एक व्यक्ति का नाम लेने जा रहे हैं। वो व्यक्ति संविधान सभा का कोई सदस्य नहीं है, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है, नहीं जीता है, फिर भी उनकी योग्यता के कारण इस व्यक्ति को संविधान सभा का सलाहकार बनाया जाएगा कि ये संविधान सभा के जो है सलाहकार होंगे, और वे व्यक्ति हैं बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार यही है। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, हमारे संविधान में जो चीज आपको दृष्टिगत होते हैं ये सब इन्हीं का देन है। बीएन राव ही सबसे ज्यादा अपना मेहनत किए, उसको फिर ड्राफ्ट करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी भीमराव अंबेडकर, लास्ट में अंबेडकर जी की भूमिका अंतिम में आएगी 1947 में, अभी उनको कोई तरह की बहुत विशेष भूमिका में नहीं रखा गया। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू चुने गए। द्वितीय बैठक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो गए, अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी हो गए और कृष्णाचारी हो गए, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति चुने गए बीएन राव। ये संवैधानिक सलाहकार हैं कि इनकी सलाह ली जाएगी, ये कोई संविधान सभा के सदस्य नहीं। बैठक समाप्त हो गई। फिर हुआ कि एक दिन बाद हम लोग फिर मिलेंगे। देखिए धीरे धीरे इंपॉर्टेंट जो भी बैठक है आपको दिमाग में सेट करते जाना है। द्वितीय बैठक भी आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ गया होगा। एक दिन बाद फिर मतलब 12 का गैपिंग है, 13 तारीख को फिर बैठक हो रही है, और अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को फिर हो गया। और तृतीय बैठक में अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात चली कि अब तो हम लोग को आगे बढ़ाना होगा, क्या क्या करना है ये सब हम लोग डिफाइन करिए, कैसा संविधान बनाएंगे, क्या हम लोग चाहते हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण था। और इसीलिए तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस उद्देश्य के लिए हम संविधान बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का भाग बनेगा। जो आप पढ़ते हो, हम भारत के लोग, भारत को धर्मनिरपेक्ष, जो भी जितनी बातें तुम सुनोगे वो बातें यहीं पर नेहरू जी लाए कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं कि पूंजीवादी बनाना चाहते हैं, किस प्रकार हमारा उद्देश्य है, ये पहले उद्देश्य तो डिफाइन हो जाए। और इसीलिए ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। लेकिन इस बैठक में कई लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। लाया तो गया, लेकिन कई व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर जी वगैरह भी इसमें यही कहे कि अभी मुस्लिम लीग को हम लोग मनाने में लगे हैं, जल्द ही वो भी मान जाएगा, और वो भी रहे तो ये प्रस्ताव पारित होने में ज्यादा अच्छा रहे। तो इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव आया नेहरू के द्वारा। सब बातें जो भी है कहां हो रहा था, दिलीप जी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। सभी चीज अभी दिल्ली में अब शुरू है। दिल्ली का जो संसद देख रहे हैं वहीं इन लोग को बैठना है, क्योंकि हमने अभी बताया संसदीय कार्य लोकसभा में ही इन लोग को कार्य करना था, संविधान सभा के मेंबर को, और ये सभी चीज बैठक दिल्ली में ही सब चल रहा है। और इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन तृतीय बैठक में पास नहीं हुआ। कारण मुस्लिम लीग वगैरह क्या जो है सोचा गया कि वो भी रहेंगे तो पास करें, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें साफ हो गया कि हम संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, नेहरू जी प्रस्तुत की। अब धीरे धीरे दिसंबर लास्ट हो गए। अब इंपॉर्टेंट बैठक एक हो रही है अब जनवरी में, और इसीलिए ये बैठक है 22 जनवरी 1947। अब जनवरी की बैठक हो गई, और 22 जनवरी 1947 के बैठक में जो भी लोग आए, अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि संविधान अगर बनाना है तो किस तरह का उद्देश्य हमारा होगा, हम गणतांत्रिक पद्धति अपनाएंगे या राजतंत्रात्मक अपनाएंगे, किस तरह की पद्धति अपनाएंगे, ये सब हम लोग क्लियर किए हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो हम लोग लाए हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए ताकि हम ऐसा संविधान बना पाए। तो बहुत अच्छे लेवल पे, एसएससी वगैरह में डीप लेवल पे क्वेश्चन होगा तो ये पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। सूरज जी पूछ रहे कितने बैठक हुए, शुरू में ही तो बताया 105 बैठक हुए और 12 अधिवेशन हुए, ये तो शुरू में ही आपको बता दी। बैठक और अधिवेशन में अंतर क्या है, वहीं से तो हम शुरू हुए। अब यहां पे हम लोग देखें 22 जनवरी 1947 को जो बैठक हो रही है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा कि हां हम लोग ऐसा ही संविधान चाहते हैं, और ये हमारा प्रस्तावना होगा, ये प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनेंगे। और तब 22 जनवरी 1947 के बाद इसमें अब स्पीड आ गई, और धीरे धीरे यहां पे एक नई भूमिका बीएन राव जी को मिली, और बीएन राव जी 17 मार्च 1947 को एक नया चीज बता रहे हैं।
17 मार्च 1947 को BN राव, इन्हीं का चूंकि मेन सलाहकार समिति है, इन्हीं पर मेन ड्यूटी था, आईएएस थे, कई देशों का भ्रमण का अच्छा आइडिया था, और इसीलिए BN राव ने गहन चिंतन के बाद 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसकी विशेषताओं को ऐड किया, और 60 देशों के संविधान के अच्छे अच्छे कौन कौन बात अडॉप्ट करने लायक है उसको अपने लिखे, और इन्होंने अंग्रेजों ने जो यहाँ पे सिस्टम चलाया उसमें किन किन चीजों की जरूरत है उसको इन्होंने लिखा, और इन सभी चीजों को लिखने के बाद संविधान का इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्टिंग तैयार किया। किसने? BN राव। BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्टिंग तैयार किया, और उसमें 60 देश और तमाम चीज के गुण को इन्होंने पेश किया, ये लाए। और इसके बाद अब जो बैठक हो रही है इसमें अलग अलग तरह की समिति बनाए गए कि झंडा कैसा होगा, एक झंडा समिति होंगे, राष्ट्रगान समिति, कई तरह की कमेटी बनाई गई, हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। अभी तक भीमराव अंबेडकर जी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यहां पे प्रारूप वगैरह सब BN राव जी बना चुके हैं। अब इसके बाद जब बैठक होना शुरू हो गया तो इस बैठक में अब धीरे धीरे संविधान को और अमली जामा पहनाया जाएगा। सबसे बड़ा अब टेंशन होगा कि अंग्रेज कह चुका है कि हम अगस्त में देश को आजाद कर देंगे, मार्च आ चुका है और अगस्त में हमारा देश आजाद होगा। जुलाई में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था, ये पिछले क्लास में समझाया था। तो इसीलिए हम लोग अब जैसे ही वहां पारित हो गया कि अब जुलाई में कि भारत आजाद होगा, तो हम लोग मेन ड्यूटी दिए कि अब सबसे पहले तय कीजिए भारत का झंडा कैसा होगा, क्योंकि आजादी मिल जाएगी तो हम झंडा कैसा फहराएंगे, जब झंडा ही तय नहीं होगा तो हम आजादी कैसे मनाएंगे। और इसके लिए झंडा का एक डिजाइन तय करने वाला व्यक्ति बने, और आप सभी लोग जानते हो झंडा का डिजाइन हमारे देश का किसने बनाया, जल्दी नाम बता दीजिए। भारतीय तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने बनाया, जल्दी बता दीजिए। JB कृपलानी, वो तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में पास करना था। मनीष जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सही प्रयास किए हैं। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही आंसर है, कई बच्चे ने सही किया, ये ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले झंडा का, तिरंगा झंडा का डिजाइन किया और झंडा समिति के सामने रखा, और उस झंडा समिति के जब सामने रखे तो उसमें पिंगली वेंकैया के डिजाइन को स्वीकार किया गया, और यही बैठक है 22 जुलाई 1947। जैसे ही ब्रिटेन में पारित किया गया, हम लोग 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का बैठक किए, और इस बैठक में हम लोग अपने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर लिए। और दो बातें, ये सभी को एकदम याद हो जाएगा, देखो एक एक लिंक बना के रखोगे, मजा आएगा, पढ़ने में कहीं समस्या नहीं रहेगी। रट्टा मार छापोगे तो दिक्कत हो। हम एक एक लिंक क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जुलाई में लंदन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, तो हम लोग उसी जुलाई 1947 में अपना राष्ट्र ध्वज स्वीकार किए कि अब हम लोग को आजादी मिलेगी, तो इसी चीज को हम लोग तिरंगा को लहराएंगे। तो राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया, संविधान सभा के किस बैठक द्वारा? 22 जुलाई 1947, दिमाग में आपको सेट रखना है। तो 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर ली। अब राष्ट्र ध्वज को स्वीकार करने के बाद अब तो धीरे धीरे हम लोग आजादी की ओर बढ़ रहे थे। 22 जुलाई हो चुके थे और हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी भी प्राप्त हो गई। 389 सदस्य पहले से चल रहे थे। जब हमें आजादी मिली तो आपको अभी हमने बताया कि कई मेंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, कुछ मेंबर भारत के रहे। तो संविधान सभा के सदस्यों को फिर से किधर कितना कौन रहेंगे, इसको पुनर्गठित करने की आवश्यकता हो गई, और इसीलिए 15 अगस्त 1947 के बाद फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। और इस पुनर्गठन में भारत में सिर्फ 299 सदस्य रहे, बाकी सदस्य पाकिस्तान चले गए। 299 सदस्य भारत की जो आबादी थी उसके अनुसार रखा गया कि 299 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। अब देखो इनके दस्तखत की बात होगी, अब बाकी लोगों की बात नहीं होगी। तो 299 सदस्य यहां पे भारत में रहेंगे। कई लोग मुस्लिम लीग से भी भारत में जीते हैं तो रहेंगे, कई लोग इधर से कांग्रेस या दूसरे पार्टी से जीते हैं और उनका क्षेत्र इधर चला गया तो खत्म होगा। अंबेडकर जी का सीट इसी में समाप्त हो गया और बंगाल वाला सीट उनका खत्म। संविधान सभा के अब वो सदस्य नहीं है। 299 सदस्य में राजा रजवाड़ा भी तो रहेंगे, तो 70 सदस्य देसी रियासत के हैं और बाकी 70 आप घटा देंगे तो 229 सदस्य ये प्रांत से हैं, ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य हैं। तो ये आप देखो 299 सदस्य 70 देसी रियासत से, 229 प्रांत से है, बाकी समाप्त हुए। और संवैधानिक सभा के जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं, इनका मेन रोल चल रहा है BN राव जी का, और इन्हीं का एक अभी हम लोग देखे एक प्रारूप बनाया हुआ है, कैसा संविधान होगा, एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है। जब अंबेडकर जी का सीट समाप्त हो गया
तो BN राव जी को बहुत मदद किए थे अंबेडकर जी सब चीज बताने में। तो BN राव जी का ही कहना था कि बिना अंबेडकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए उनको फिर से जितवाया जाए, फिर से उनको जितवाया जाए। तो चूंकि उनका क्षेत्र अभी हमने बताया बांग्लादेश में चला गया, और इसके लिए हम लोग देखें इनका एक सीट तय हुआ, और वो सीट तय हुआ कहां से? बॉम्बे से। बॉम्बे में पहले से एक व्यक्ति थे जयकार, और जयकार वहां से जीते हुए थे। जयकार जी, उनको इस्तीफा दिलाया गया कि आप संविधान सभा से रिजाइन दे दीजिए, अंबेडकर जी को वहां से हम जितवाएंगे। और जयकार जी अंबेडकर जी के लिए अपना रिजाइनेशन दिए, वो सीट खाली हुआ, और संविधान सभा के खाली सीट पर री इलेक्शन हुआ, और री इलेक्शन में भीमराव अंबेडकर जी फिर से जीत के आए। और जब दोबारा जीत के आए तो अंबेडकर जी को अब एक अहम भूमिका मिलने वाली है। देश आजाद हो चुका है, जो प्रारूप ड्राफ्ट हुआ है उसमें किसे रखा जाए, किसे हटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का काम प्रारूप बनाना नहीं था, प्रारूप तो ऑलरेडी बन चुका है। इस प्रारूप में ड्राफ्टिंग में क्या रखना है, क्या हटाना है, इस पे पूरे चर्चा करना, मेन पावर दिया गया इस ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ये प्रारूप